है जो सपनों में आया, एक था गुल और एक थी बुलबुल, छू लेने दो नाजुक होठों को। देखा है तेरी आंखों में। ये वो आवाज है जिसमें हर जज्बा जैसे अपनी पूरी सच्चाई के साथ व्यक्त होता हो। मोहब्बत, शिकायत, बगावत, दोस्ती, खुशी, भक्ति, सबको जैसे एक सूरत मिल जाती थी। तेरा नाम शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे तू इस तरह। मोहम्मद रफ़ी के बिना हिंदी फिल्मों के संगीत के सुनहरे दौर की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल है। गोविंदा आला रे। उन्होंने हर तरह के गीत गाए, लोकगीतों की छौंक वाले गानों से लेकर शास्त्रीय रागों में बंधे गीत तक, और हर बार साबित किया उनका कोई सानी नहीं। फना होंगे, ऐ जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। मैं ये मानता हूँ कि अगर मदन मोहन जी को लता मंगेशकर जैसी सिंगर नहीं मिली होती, रफ़ी साहब जैसे सिंगर नहीं मिले होते, शायद मदन मोहन जी को वो इज्जत नहीं मिली होती। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता तो, हाँ, तभी ये हम कह रहे हैं, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता तो, तभी मुझे तेरी, अब हम बता रहे हैं, अब मुझे तेरी, अब होता या मुझे तेरी, या मुझे तेरी, नहीं, मुझे तेरी मोहब्बत का। अब मोहब्बत कितना खूबसूरत है, अब ये मोहब्बत करने वाला वही जान सकता है। कोई भी गाने को गाते थे तो ये उसमें मिल जाते थे। द सॉन्ग बिकेम द सिंगर, ऐसे हो जाता था। सो रफ़ी साहब ने गानों में अदायगी लाने का जो चलन था, ये पहले सर्वप्रथम वही था। आज मोहम्मद रफ़ी होते तो 100 साल के होते। उनका जन्म पंजाब के एक गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। रफ़ी बचपन से ही संगीत के शौकीन थे। उनके मोहल्ले में एक फकीर आता जो गाना गाता और रफ़ी उस फकीर के पीछे पीछे अपने सुर लगाते। पढ़ाई में मन नहीं लगा तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ खानदानी हजाम की दुकान में लगा दिया। 9 साल के रफ़ी को गुनगुनाते देख उनकी दुकान पर पहुंचे पंडित जीवन लाल ने रफ़ी को ऑडिशन के लिए बुलाया। यहीं से सुरों की कहानी बदल गई। जीवन लाल ने ही उन्हें पंजाब संगीत की ट्रेनिंग दी और रफ़ी गायकी में माहिर होते चले गए। रफ़ी ने आकाशवाणी लाहौर पर पहली बार गाया, लेकिन किस्मत चमकी जब स्टेज से बिजली गुल हो गई। जी हाँ, मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर बिजली नहीं होने की वजह से गाने से मना कर दिया। इस पर 13 साल के मोहम्मद रफ़ी को गाने का अवसर दिया गया। उनके गाने को सुनकर हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार श्याम सुंदर ने उन्हें बम्बई आने का न्योता दिया। बस यहीं से रफ़ी का हिंदी सिनेमा में संगीतमय सफर शुरू हुआ। मेरे पीर ही हैं वो, मैं हमेशा बोलता हूँ। जैसे लोग किसी को याद करते हैं, कुछ मानते हैं, कोई साईं बाबा को मानता है ना, मैं मोहम्मद रफ़ी बाबा को मानता हूँ। तो मैंने उनको वैसे वैसे ही प्यार किया। और मेरी जर्नी की शुरुआत अनुराधा जी ने देखी हुई है, और शी इज़ द विटनेस टू मेरा जब करियर शुरू हुआ था मुंबई में 1991 में, जब मैं आया था यहाँ पे। तो मैं पहले से ही, हमारे माता और पिता ने हमको रफ़ी साहब से ऐसे मिलवाया था जैसे कोई फरिश्ता है। रफ़ी ने 1944 में फिल्म पहले आप से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि उन्होंने 1941 में लाहौर में पंजाबी फिल्म गुल बलूद से डेब्यू कर लिया था। इस दौरान रफ़ी ने कई गाने कोरस में भी गाए और लैला मजनू और जुगनू जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन पहचान मिली बैजू बावरा से। हालांकि नौशाद के लिए बैजू बावरा के लिए पहली पसंद तलत महमूद थे, लेकिन कहते हैं कि नौशाद ने जब तलत महमूद को सिगरेट पीते देखा तो ये फिल्म रफ़ी को दे दी। बस
इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। रफी की आवाज में वो जादू था कि जिन फिल्मों की रिलीज पर सवाल उठते, उसमें उनके गाए गीतों की बदौलत उस फिल्म की नैया पार हो जाती। 1967 में बनी नौनिहाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। विवादित विषय पर बनी इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस फिल्म से रफी का गाना सुनाया गया और इंदिरा को ये गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने 2 बार ये गाना सुना और फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया। मेरी आवाज सुनो। तो इंदिरा गांधी जी मरहूम उसी जमाने में नई नई प्राइम मिनिस्टर बनी थी। कहते मैं और मदन जी और सावंत जी हम लोग अगले दिन की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली गए और मदन जी के पास एक ग्रूंडिक का टेप रिकॉर्डर होता था, वो टेप रिकॉर्डर साथ, ताकि वो इंदिरा जी को वो गाना सुना सके। तो उन्होंने गाना सुना तो उन्होंने कहा चल चाय लेके आइए। तो उन्होंने मदन जी से कहा कि एक बार फिर से गाना सुनाइए। तो दूसरा तो उन्होंने कहा कि ये पिक्चर बैन तो बिल्कुल नहीं हो सकती, मैं इस पिक्चर को टैक्स फ्री करूँगी। और उन्होंने पहली बार एक किसी फिल्म मेकर को ये परमिशन दी गई कि फिल्म डिवीजन के पास जो ओरिजिनल शॉट्स थे नेहरू जी की फ्यूनरल के, वो पिक्चराइजेशन में इस्तेमाल हुए। ये सच है कि वो दौर कई महान गायकों का दौर था। मुलायम मखमली आवाज वाले तलत महमूद थे, तो सोज और दर्द में डूबे मुकेश थे। गुलाबी रुमानियत से लेकर सतरंगी खिलखिलाहट को संभव करने वाले किशोर कुमार थे। शास्त्रीयता में बंधे और आत्मा तक उतर जाने वाले मन्ना डे थे। चांदी के तारों पर तैरती मध्यम सी आवाज वाले हेमंत कुमार थे। मोहम्मद रफी से मिलते जुलते महेंद्र कपूर भी थे। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। लेकिन रफी में कभी मुकेश का गम भी चला आता और कभी किशोर की रवानी भी। मन्ना डे की शास्त्रीयता भी चली आती और तलत की कोमलता भी। उनका खुला गला हर तरह की गायकी पर मुफीद पड़ता था। दुनिया में रखा क्या है। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीतकारों की पहली पसंद बन चुके रफी दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज बन गए। वो ऐसे गायक थे जो सिर्फ अभिनेताओं के लिए नहीं बल्कि गायकों की भी आवाज बने। किशोर कुमार जैसे गायकों को भी मनमोरा बावरा जैसे 11 गानों में अपनी आवाज दी। लेकिन इन सबके बीच शम्मी कपूर के लिए उनकी गायकी को खूब पसंद किया गया। 1963 में रिलीज हुई शम्मी कपूर की ब्लफ मास्टर में कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। उनकी पसंद हमेशा से मुकेश रही, लेकिन शम्मी कपूर के कहने पर इस फिल्म का एक गाना रफी को दिया गया और वही गाना आज भी हर साल लोग गुनगुनाते हैं। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे, बोले वहीं रोक दो पेटी, बोले सुपर हिट गाना है। अब प्रॉब्लम ये है, शम्मी जी को चाहिए था शंकर जयकिशन का म्यूजिक, क्योंकि शम्मी जी की कंटिन्यूटी थे, जयकिशन जी के साथ शंकर जी कंपोज करते थे राज जी के लिए। तो मुकेश साहब आए, मुकेश साहब ने छलिया में सब गाने किए थे, तो मुकेश जी मिलने आए थे कल्याण जी भाई को। तो जब ये गाना उन्होंने सुना, शम्मी जी को फ़ोन किया, बोले शम्मी तुम्हारे पास, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे पास ऐसा हिट गाना है तुम सोचना भी नहीं, बोले ये जो फिल्म है कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ही कर सकते हैं। शम्मी कपूर अपने हर गाने की रिकॉर्डिंग में रहते,
लेकिन रफ़ी पर उनको इतना भरोसा था कि एक बार रिकॉर्डिंग में नहीं पहुंच पाए तो निश्चिंत थे कि गाना रफ़ी गा रहे हैं। शमी अंकल खुद ने कहा था ये कि हर रिकॉर्डिंग में, रफ़ी साहब की हर रिकॉर्डिंग में मैं रहता था, हर रिकॉर्डिंग में। ऐसा कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी कि मतलब अपना मिस होते थे। एक गाने पे वो नहीं थे, वो शायद पेरिस में थे, पता नहीं कहाँ थे। तो ही वॉज नॉट फॉर दैट रिकॉर्डिंग। वो रिकॉर्डिंग जब हुई तब शूटिंग के टाइम पे इट वाज लाइक शमी अंकल वाज वेरी वेरी हैप्पी। बोले कि अरे ये तो मेरे हिसाब से बना हुआ है जो गाना। तो उन्होंने अब्बा को फ़ोन किया, डैड को फ़ोन किया और कहा कि अपने रफ़ी साहब गाना तो आपने वैसे ही गाया जो मैं चाहता था, ये कैसे किया आपने? तो उन्होंने कहा मुझे क्या करना था, मुझे जब पता चला कि ये शमी के ऊपर ही गाना होने वाला है तो एक हाथ इधर फेंकेगा, एक हाथ उधर फेंकेगा, एक टांग इधर फेंकेगा, एक टांग उधर फेंकेगा, तो मैंने गा दिया और वो गाना था आसमान से आया फरिश्ता, सेम सॉन्ग। यस। And then I had to sing with him, Rafi Saab. That you haven't. None of you have, right? I have worked with him on stage and sung with him on stage. ऐसे तो ना देखो। रफ़ी के गानों की खासियत ये है कि कोई भी आसानी से बता सकता है कि ये गाना किस हीरो पर फिल्माया है। उनके साथ 35 गाने गा चुकी अनुराधा पौडवाल रफ़ी को याद करते हुए बताती हैं कि वो बेहद उदार और बड़े दिल वाले थे। जब भी संगीतकार गाना सिखाते तो रफ़ी उनके सामने झुककर गाना सीखते। एक बार एयरपोर्ट पर तो अपने हजारों फैंस के लिए वही गाना गाने लगे। तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है। तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है। काफ़ी साल पहले जब शोज़ बहुत हुआ करते थे तो रफ़ी साहब के ट्रिनिडाड में, सूरीनाम में प्रोग्राम्स हुए थे एंड नेक्स्ट डे ही वाज रिटर्निंग टू इंडिया। तो जैसे वो आए एयरपोर्ट पे तो उन्होंने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड कम टू द एयरपोर्ट। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या भीड़ है? तो द ऑर्गेनाइजर सेड साहब आपके लिए भीड़ है ये। तो मेरे लिए भीड़ किस लिए? तो क्योंकि ये लोग नहीं सुन सके कल आपको उस स्टेडियम में, दे कुड नॉट कम, या सीट्स नहीं थी, टिकट्स नहीं थे। तो उन्होंने कहा यहाँ पर मेरे लिए एक माइक्रोफोन मंगवाओ, और उन्होंने वहाँ पर माइक्रोफोन मंगवाया, लगवाया, और उन लोगों के लिए जो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे उनके लिए उन्होंने एयरपोर्ट से गाया। दैट वाज दिस सॉन्ग। जब मैं छोटा था तो स्कूल में मैंने रफ़ी साहब का एक गाना गाया तो बहुत तालियां मिली, कुछ ट्रॉफी मिल गई। मोहम्मद रफ़ी ने औपचारिक डिग्रियां ज्यादा नहीं ली थीं, लेकिन तलफ्फुज़ पर उनकी पकड़ इतनी पक्की थी कि लोग कहते थे उर्दू जुबान को बोलने का अंदाज सीखना हो तो रफ़ी के गाने सुना करो। वो बहुत मामूली घर से आए थे और ये घर उनसे कभी नहीं छूटा। स्टूडियो से घर पहुंचते तो वो कुछ और हो जाते, अपने बच्चों के अब्बा। When he came home and बच्चों को उस वक्त अपने he was very excited, बोले कि यहाँ हूँ। आज पता है तुम्हें आज मैं किसके साथ गाना गाया? आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। Believe me, I'm telling you. And that time dad himself in his genre, in his मतलब उनकी अपने लाइन में, he was a superstar, dad. But he said, he thought कि मतलब नहीं, मैंने आज एक सुपरस्टार के साथ गाना गाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। He never used to socialize. Dad never used to socialize. वो अपने काम से मतलब रखते थे, काम खत्म हुआ सीधे घर पे आते थे। He was with his kids, बच्चों के साथ खेलना, and he was very, ये नहीं कि मतलब वो बच्चों में बच्चे बन जाते थे। अब्बा ने अपने बच्चों के लिए एक लकीर भी खींच रखी थी। वो गायकी में ना आए, उनको पढ़ने के लिए उन्होंने लंदन भेज दिया। क्यों? कुछ ऐसा महसूस करते हैं उनके बेटे। रफ़ी साहब और हमारी अम्मा नहीं चाहते थे कि कोई भी औलाद उनकी इस इंडस्ट्री में आए। उसकी वजह ये थी कि अब्बा ये चाहते थे कि अगर कोई भी मेरी औलाद आए तो या तो मेरे बराबर आए या तो मेरे से बढ़कर आए। वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी औलाद मेरे से नीचे आए। तो दिस वाज हिज थॉट। तो खैर बाप तो बाप होता है। तो एंड जब भी उन्होंने ये महसूस किया कि कोई भी बच्चा कोशिश कर रहा है या अपना इंटरेस्ट ले रहा है इस इंडस्ट्री में आने की,
तो सीधा बचपने में ही हम लोग को लंदन भेज देते थे, वहीं पे पढ़ो वहीं पे रहो। तो आधी जिंदगी हमारी लंदन में गुजर गई है। रफी ने इस दुनिया को गुनगुनाते हुए अलविदा कहा। 31 जुलाई 1980 को सांसों की वो डोर टूट गई जो देश और दुनिया पर छाया रहने वाला सरगम बनाती थी। मोहम्मद रफी अचानक चल दिए। एक दिन पहले ही रफी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए शाम फिर क्यों उदास है दोस्त रिकॉर्ड किया था। रफी चले गए, लेकिन उनकी आवाज की नकल करने वाले लगातार आते रहे। आज के गायकों में भी रफी की आवाज कभी कभी सुनाई पड़ जाती है। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। नौशाद ने भी रफी के लिए नज्म लिखकर उन्हें नम आंखों से विदाई दी थी। अल्लाह अल्लाह रफ़ी की आवाज़, रूह महमूद जाने बज़्म अयाज, उसकी हर तान उसकी हर लय पर बजने लगते थे खुद दिलों के साज। गायकी है हुस्न फन तेरा रफ़ी, तेरे फन पे हम सभी को नाज है। तेरे शाहकारों ने समझाया हमें जिंदगानी प्यार का एक साज है। मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरे गीतों में भी तेरी आवाज है। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरी के महल, झोपड़ी में भी गरीबों की तेरी आवाज है। अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। शख्सियत दिल नवाज रखता था, क्या गले में गुदाज रखता था। अपने हुए या पराए सबके लिए दिल का दरवाजा बाज रखता था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कौन है जो सपनों में आया, एक था गुल और एक थी बुलबुल, छू लेने दो नाजुक होठों को।